नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SNK कोचिंग सेंटर। आज हम ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। बच्चों, आज हमें स्टार्ट करनी है इस वाले टॉपिक से, लैंड रिसोर्सेज। देखो बच्चों, हम रहते कहाँ हैं? लैंड पे। वी लिव ऑन लैंड। हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि शॉप खोलना, मार्केट कहाँ होते हैं? लैंड पे, ठीक है। वेजिटेशन कहाँ होती है? लैंड पे। वाइल्ड लाइफ कहाँ होती है? लैंड पे। ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? लैंड पे। तो आप देख रहे हो कितनी सारी एक्टिविटीज़ हम लैंड पे करते हैं। दैट्स वाई लैंड इज़ अ रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। दैट्स वाई लैंड इज़ अ रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, पता है? हमारी लैंड जो है ना, वो फाइनाइट है। हमारी लैंड क्या है? फाइनाइट। हमें पास इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड की लैंड नहीं है। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, ठीक है। तो हमें रिसोर्सेज को क्या यूज़ करना चाहिए? वाइजली, प्रॉपर केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी रिसोर्सेज को सोच समझ के, यानी जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, और अंधाधुंध यूज़ नहीं करना चाहिए। अंधाधुंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इनडिस्क्रिमिनेटली। तो वी शुड नॉट यूज़ आर रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, रेदर वी शुड यूज़ आर रिसोर्सेज जुडिशियसली, बिकॉज लैंड इज़ अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आपकी बुक में दे रखा है कि कैसे हमारी इंडिया की लैंड डिवाइडेड है माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यू में, ठीक है। आपको इसको चार्ट की मदद से मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, पाई चार्ट दे रखा बच्चों। देखिए, इंडिया में 43% लैंड क्या है बच्चों? प्लेन्स। 43% लैंड क्या है? प्लेन। फिर इंडिया में 30% लैंड क्या है? माउंटेन्स। और 27% लैंड क्या है बच्चों? प्लेट्यू। तो तीन पार्ट्स में हमने लैंड को डिवाइड कर रखा है इंडिया की, और इन तीनों पार्ट्स के ना अपने अपने सिग्निफिकेंस है बच्चों। प्लेन्स पे देखिए, जैसे कि नदर्न प्लेन्स हो गए, वहाँ पर हमें क्या मिलती है? एलुवियल सॉइल। और आप जानते हैं एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अब तो वहाँ पर क्या, वो प्लेन्स हमारी किस लिए यूज़फुल हो जाते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। प्लस क्योंकि प्लेन एक फ्लैट लैंड होता है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। दूसरा आते हैं बच्चे माउंटेन्स। माउंटेन्स की क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों? माउंटेन्स पे हमें फॉरेस्ट मिलते हैं बच्चों, हमें वाटर मिलता है। जैसे कि हमारे इंडिया की कई सारी पेरिनियल रिवर, जैसे कि गंगा जी हो गई, आपकी इंदस रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब माउंटेन से ही तो आती हैं। तो हमें वाटर मिलता है माउंटेन से, ठीक है। प्लेट्यूज से बच्चों हमें क्या मिलता है? प्लेट्यूज से हमें मिलते हैं बच्चों मिनरल्स। क्या मिलते हैं? मिनरल्स। माउंटेन से बच्चों एक और चीज़ मिलती है, टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, आपका ऊटी हो गया। तो हमें फॉरेस्ट, माउंटेन्स क्या देते हैं? फॉरेस्ट, वाटर और टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी। प्लेन्स हमें क्या देते हैं? एग्रीकल्चर और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड। प्लेट्यूज से हमें क्या मिलता है बच्चों? मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं, जैसे कि कोल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा लैंड रिसोर्सेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लैंड यूटिलाइजेशन। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? लैंड यूटिलाइजेशन। मतलब लैंड यूटिलाइज कैसे हो रही है बच्चों। तो देखो, आपकी बुक में से 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। पहला है फॉरेस्ट। देखो, फॉरेस्ट तो आप जानते हो भाई, जो लैंड फॉरेस्ट के अंदर है वो फॉरेस्ट हो गई। नेक्स्ट आपके में देखा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। देखो बच्चों, ये वाली देखो, वो कहता है डिवाइड कर रहा है बेसिकली इंडिया को, लैंड कैसे यूटिलाइज हो रही है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी लैंड बच्चों जिस पे खेती हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन कौन सी होती है बच्चों? जैसे कि बंजर भूमि हो गई, तो यहाँ पर तो आप खेती नहीं कर सकते ना आसानी से, ठीक है। दूसरा कौन सा बोला उन्होंने? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ऐसी लैंड जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस होते हैं। जैसे कि आप एक चीज़ बताओ, बिल्डिंग हो गई, क्या आप बिल्डिंग के अंदर खेती करते हो? करेंगे क्या हम लोग? नहीं। क्या रोड के बीच में खेती करेंगे? नहीं। तो बच्चों, ये जो लैंड है ना, ये अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। मतलब मान के चलो, आप बिल्डिंग में आप खेती करोगे नहीं, रोड के बीच में आप फार्म खेती करोगे नहीं, फैक्ट्रीज के अंदर आप खेती करोगे नहीं, तो ये लैंड अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। दूसरी लैंड बच्चों बैरन और वेस्टलैंड है, जो कि अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। थर्ड बच्चों हेडिंग दे रखी है आपके में, थर्ड पॉइंट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। देखो बच्चों, ये एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड को हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सी है। देखो, ऊपर वाली तो थी जो लैंड अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। थर्ड वाली में बच्चों, लैंड, ऐसी लैंड जिस पे कल्टीवेशन हो सकती थी बट हम कर नहीं रहे हैं, जैसे कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड।
बच्चों जहाँ पर जानवर लोग को चारा खाते हैं ना उसे बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड। तो अब आपने अगर परमानेंटली किसी लैंड को ग्रेजिंग लैंड डिक्लेयर कर दिया है तो वहाँ पर तो आप जानवर ही वहाँ पर खाना खाएंगे, चारा खाएंगे, तो वहाँ पर तो आप खेती करोगे नहीं। सो आप यहाँ पर लैंड पे कल्टीवेशन नहीं करोगे। दूसरा कहता है बच्चों लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। देखिए मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आपको साइड में लैंड दिखी जहाँ पर 5-6 पेड़ थे, तो देखो बच्चों वहाँ जो 5-6 पेड़ थे वहाँ उसके नीचे आप खेती तो कर नहीं रहे हो, ना ही वो फॉरेस्ट है 5-6 पेड़, तो वो क्या हो गया बेटा, मिसलेनियस ट्री क्रॉप के अंडर वाली लैंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चों कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देखो बच्चों ये वो लैंड है जिस पे आपने कल्टीवेशन नहीं करी है 5 साल से ज़्यादा तक। कोई ऐसी लैंड जिस पे कल्टीवेशन करी जा सकती थी, मतलब हो सकती थी, पर आपने 5 साल से ज़्यादा तक वहाँ 5 साल से ज़्यादा टाइम तक आपने वहाँ कल्टीवेशन नहीं करी, तो उसे आप बोलोगे बच्चों कल्चरेबल वेस्ट लैंड। और नेक्स्ट है बच्चों फेलो लैंड। देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया था, फेलो लैंड को एक्सक्लूड कर दिया था। अब जब आपने कहीं एक्सक्लूड किया है तो आप उसके बारे में भी तो कहीं बताओगे, तो 4th पॉइंट में बता रखा फेलो लैंड। देखो फेलो लैंड 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी इन्होंने, एक करंट फेलो, एक अदर देन करंट फेलो। करंट मतलब होता है हाल फिलहाल, करंट मतलब क्या होता है बच्चों, हाल फिलहाल, पर यहाँ पर करंट हाल फिलहाल का मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर से, ठीक है। तो वो लैंड जिस पे आपने कल्टीवेशन नहीं करी है 1 साल या उससे कम समय के लिए, तो उसे क्या बोलोगे, करंट फैलो। और अदर देन करंट फैलो बच्चों कौन सी होगी, जिस लैंड पे आपने 1 साल से लेके 5 साल तक कल्टीवेशन नहीं करी हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपने किसी लैंड पे 4 साल तक कल्टीवेशन नहीं करी, तो वो 1 साल से 5 साल के बीच में आ गई, तो उसे आप क्या बोलोगे, अदर देन करंट फैलो। और मान लीजिए कोई लैंड है जिसको आपने 280 डेज तक कल्टीवेट नहीं किया, तो वहाँ वो कौन सी आ जाएगी, करंट फेलो। और कोई लैंड अगर 5 साल से ज़्यादा तक आप कल्टीवेट नहीं करते हो, तो बेटा वो तो इसमें आ जाएगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड में। ठीक है, ठीक है बच्चों। आपको मैं इस चीज़ को ना एक बार चार्ट से और दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। देखिए ये थोड़ा सा चार्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, थोड़ा बेयर कीजिए उसे। देखिए लैंड यूटिलाइजेशन में पहला क्या हो गया बच्चों, फॉरेस्ट, ये हमने देख लिया, जो लैंड फॉरेस्ट के अंडर होगी वो फॉरेस्ट। दूसरी कौन सी थी बच्चों, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें 2 गई, बैरन और वेस्टलैंड एक। दूसरी वो लैंड जिसपे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए जिसको डेजिग्नेट कर दिया गया है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, भाई बिल्डिंग से भी बीच में आप नहीं कर सकते खेती। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फेलो लैंड को हमने 4th पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सी होगी, पैस्चर लैंड, कौन सी वाली, परमानेंट वाली, जहां पर आप खेती नहीं कर रहे हो। दूसरा कौन सा हो गया, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तीसरा कौन सा हो गया बच्चों, कल्चरेबल वेस्टलैंड, वो लैंड जिसपे 5 साल से ज़्यादा तक आपने खेती नहीं करी हो। ठीक है, अब हमने क्योंकि फेलो लैंड को एक्सक्लूड कर दिया, तो अब फेलो लैंड यहाँ देख लेते हैं। फेलो लैंड देखो बच्चों 2 टाइप की है, एक हो गई आपकी करंट फेलो, एक अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो कौन सी होगी, जो 1 या 1 से कम साल तक आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ी हुई हो। अदर देन करंट फेलो कौन सी हो जाएगी, जो 1 या 5 साल तक आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ी हो। जैसे कि अगर आपने कोई लैंड 3 ईयर्स तक अनकल्टिवेटेड छोड़ी है, तो आप उस लैंड को बोलोगे अदर देन करंट फेलो लैंड। क्लियर हो गया बच्चों। और अगर मान लीजिए कोई लैंड 200 दिन तक अनकल्टिवेटेड है, तो वो किस में आ जाएगा बच्चों, करंट फेलो लैंड में। और कोई लैंड अगर 5 साल से ज़्यादा तक अनकल्टिवेटेड आप छोड़ोगे, तो वो आ जाएगा बच्चों कल्चरेबल वेस्टलैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बच्चों 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट में देखिए ये कह रहा है नेट सोन एरिया, और दूसरा कह रहा है बच्चों देखो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो नेट सोन एरिया क्या होता है बच्चों, देखो मान लेते हैं आपके पास ये ज़मीन है, ठीक है, ये आपके पास ज़मीन है, ये मान लेते हैं 10 मीटर है, और ये भी आपका कितना है 10 मीटर। तो आपने इस बार इस ज़मीन पर साल में जो एक बार, कम से कम एक बार आप खेती करते हो, साल में कम से कम एक बार खेती तो करोगे किसी एग्रीकल्चर लैंड पे। तो मान लीजिए हमने इस एक बार करी खेती, फॉर एग्जांपल ये, तो बताइए कितने एरिया पे हमने खेती करी, पहली बार जो एक बार करी है साल में, वो हो गया बच्चों 110 लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये तो हो गया आपका नेट सोन एरिया। अब मान लीजिए इसी ज़मीन पे हम 1 साल के अंदर दोबारा से खेती करें। जैसे मान लीजिए पहले आपने उगाई थी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वीट,
है ना। अब मान लेते हैं हम इस पे कोई और क्रॉप उगा रहे हैं, लेट्स से ग्राउंड नट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से इस पे ग्राउंड नट उगाएंगे तो मान लीजिए लैंड तो देखो वही है 100 मीटर वाली, और 100 मीटर स्क्वायर पे हम ऑलरेडी क्या गेहूं उगा चुके हैं। अब इसी लैंड पे हम गेहूं काट के हम दोबारा से अब क्या उगा रहे हैं, मूंगफली मान लीजिए। तो हमने फिर से दोबारा से मूंगफली उगाई इसी लैंड पे, तो कितनी लैंड पे उगा ली मूंगफली, 100 मीटर अगेन, ठीक है। तो आपने नोटिस किया जो पहले वाला था ऊपर वाला वो तो था बच्चों नेट सोन एरिया, जो आप मिनिमम एक बार साल में उगाते हो, तो ये तो हो गया नेट सोन एरिया। जब आप किसी ज़मीन पर साल में एक बार से ज़्यादा उगाते हो, जैसे आपने ये दोबारा मूंगफली उगाई थी ये वाली, ठीक है, तो फिर से मूंगफली जब आपने उगाई तो फिर वो कितने मीटर स्क्वायर पे आपने उगाई, फिर से एरिया 100 मीटर। तो देखो ये दोबारा उगाई हुई है, ये क्या है, उसी ज़मीन पे आपने दोबारा खेती करी है, उसी ज़मीन पे आपने दोबारा खेती करी है। ये पहली बार करी थी, ये दूसरी बार। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बेटा इन सब का टोटल हो जाएगा 100 + 100 कितना हो गया बच्चों, 200 मीटर स्क्वायर। तो नेट सोन एरिया क्या होगा बच्चा, जो आप साल में एक बार खेती करते हो। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाता है, अगर आप साल में एक से ज़्यादा बार उसी ज़मीन पे करते हो खेती तो वो ऐड होते जाते हैं। मान लो आप मान लेते हैं ये लैंड है, ये फिर से मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 10 मीटर 10 मीटर, तो आपने एक बार खेती करी तो कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर पे आपने खेती करी, ये हो गया नेट सोन एरिया, ठीक है। फिर आपने मान लीजिए साल में दोबारा से इसी पे कोई और फसल उगाई तो फिर से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पे आपने फसल उगा ली। मान लीजिए साल में आपने 3 बार फसल उगाई, एक और फसल उगाई इस बार तीसरी, तो फिर से कितने एरिया पे उगाई, 100 मीटर स्क्वायर पे। तो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 300 मीटर स्क्वायर, और नेट सोन एरिया क्या होगा, 100 मीटर स्क्वायर। देखिए जमीन वही है 100 मीटर स्क्वायर, पर उसको हमने 3 बार यूज कर दिया। तो जो एक बार यूज होता है मिनिमम उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, जब उसको मल्टीपल टाइम यूज करते हैं जो फिर जो टोटल आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है बच्चों, ये 5th पॉइंट दे रखा था। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अब तक, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपका लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया डिपेंड्स। तो देखिए 2 फैक्टर पे डिपेंड है आपका लैंड यूज पैटर्न, किस किस पे। एक तो बच्चों देखो फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब नेचुरल, जैसे कि लैंड की टोपोग्राफी क्या है, भाई लैंड माउंटेन है, प्लेन है, वहाँ पर रिवर है या नहीं है। दूसरा हो गया आपका क्लाइमेट, क्लाइमेट भी देखो नेचुरल फैक्टर है, कितना टेम्परेचर नेचुरल है ना, इसमें इंसान कुछ थोड़ी कर रहा है। वैसे ही सॉइल कौन सी है, एलुवियल है, आपकी लेटराइट है, कौन सी है। तो ये तो हो गए देखो बच्चों तीनों फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप, तीनों के तीनों फिजिकल है, फिजिकल मतलब नेचुरल। दूसरा आपका लैंड यूज पैटर्न ह्यूमन फैक्टर पे भी डिपेंड है, जैसे कि पॉपुलेशन किस जगह की कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर कितने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है। इसका मतलब लैंड यूज़ बच्चों, लैंड यूज़ पैटर्न किस दो उस पर डिवाइडेड फैक्टर्स पे डिपेंड है। एक तो हो गया बच्चों फिजिकल मतलब नेचुरल, और दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल में कौन सा आ जाएगा बच्चों, टोपोग्राफी, लैंड हो गया, माउंटेन है या वहाँ पर रिवर है, डेजर्ट है, क्या है। क्लाइमेट आपको पता है कम ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है, मॉडरेट ठंडा है। सॉइल कौन सी टाइप की सॉइल हो गई। और ह्यूमन फैक्टर में क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या ज़्यादा, भाई जिस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उसी हिसाब से वहाँ का लैंड यूज़ पैटर्न होगा। समझ रहे हो बच्चों, तो ये आप देख लीजिएगा, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, इसे आप प्लीज़ कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने इंडिया का टोटल ज्योग्राफिक एरिया कितना है बच्चों, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अपने इंडिया का टोटल ज्योग्राफिक एरिया कितना है बच्चों, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अपने इंडिया का ये हो गया टोटल ज्योग्राफिक एरिया। हम आपको पता है ये तो हो गया हमारा टोटल एरिया, पर हमारे पास लैंड यूज डेटा, हमारे पास जो डेटा है इसके अपनी इंडिया का लैंड यूज़ का ना, वो सिर्फ 93% लैंड का अवेलेबल है। क्यों बच्चों, क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट असम, असम की हो चुकी है, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे एक्सेप्ट असम, उसकी अभी पूरी तरह से रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है। प्लस कुछ एरिया जो बच्चों जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया जो ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है वो वाला, प्लस चाइना के द्वारा जो ऑक्यूपाइड है वो वाला, वो अभी सर्वे नहीं हो पाया है, ठीक है बच्चों। तो लिखा है ना बच्चों, देखो मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड। तो ये 7% हटा दें हम अगर, तो हमारे पास 93% ऑफ इंडिया का लैंड का डेटा है हमारे पास कि वो कैसे यूज़ हो रही है।
तो इस पैराग्राफ में यही दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला देखते हैं बच्चों। देखो हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके हिसाब से ना हमें अपनी इंडिया की लैंड का ना 33% लैंड किस में कन्वर्ट करना है? फॉरेस्ट में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? फॉरेस्ट में। आज हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो मेरे ख्याल से लगभग 24% के आसपास होगा, ठीक है। पर हमारा टारगेट कितना है बच्चों? हमारे इंडिया में जितनी लैंड है उसका 33% लैंड क्या हो जाना चाहिए? फॉरेस्ट। 33% मतलब 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया शुड बी फॉरेस्ट। हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं बच्चों पता है? ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकें, हम एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस मेंटेन कर सकें। अगर हमारी 1/3 लैंड फॉरेस्ट होगी तो हमारा एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस मेंटेन हो सकेगा, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट कितने यूज़फुल होते हैं। फॉरेस्ट हमारे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं, फॉरेस्ट हमारे को बहुत सारी रिसोर्सेज देते हैं। बट यहाँ पर कंसिडरेशन हम 33% का टारगेट क्यों बना के रखा है हमने? ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकें। किसके अकॉर्डिंग हमने टारगेट डिसाइड किया था 33%? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखो बच्चों, डिग्रेडेशन मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी खराब होना, ठीक है। तो अब देखो, we have shared our land with the past generation and will have to do with the future generations too। देखो ये लैंड हमने जिस लैंड पे हम लोग रह रहे हैं बच्चों, ये हमारी पास्ट जनरेशन ने भी यूज़ करी है, हम भी यूज़ कर रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी यूज़ करना है। तो बच्चों हमें इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है जुडिशियसली, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जैसे हमारे पास है रिसोर्सेज को यूज़ करने की। पर बेटा क्या हो रहा चक्कर पता है? हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ का काटना, ओवरग्रेजिंग, आपका माइनिंग हो गया, ये हम जब ज़रूरत से ज़्यादा जैसे ओवर माइनिंग कर दें, ओवर ग्रेजिंग कर दें, डिफॉरेस्टेशन पेड़ वगैरह काटने लग जाएं, फॉरेस्टों को क्लियर करने लग जाएं, तो उससे क्या होता है बच्चों? हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है। और अगर बैलेंस बिगड़ गया तो आप मुझे बताइए हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ेंगे, है ना। अगर हम आज सारी रिसोर्सेज को ऐसे ही ख़राब कर देंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज यूज़ करने का उतना बढ़िया चांस नहीं होगा जितना हमारे पास चांस है रिसोर्सेज को यूज़ करने का। आप समझ रहे हो? इसलिए कंसेप्ट यूज़ होता है, एक वर्ड यूज़ होता है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा वर्ड यूज़ होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट इस तरह से करो कि हमारी जनरेशन का भी काम चल जाए और फ्यूचर जनरेशन का भी। मतलब डेवलपमेंट को सस्टेन करके रखना है लॉन्ग समय तक। तो डेवलपमेंट को आप कब सस्टेन करके रख सकते हो लॉन्ग समय तक? जब आप डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखोगे, तभी हम डेवलपमेंट को सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग समय तक। हम भी कर पाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी कर पाएगी। बट वो तभी हो सकेगा जब आप एनवायरनमेंट का हम लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपके में वही दे रखा है कि कुछ देखो, एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, अच्छा, माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स। देखो जैसे बेटा हमारे जैसे नहीं बोलते खाल पे स्कार्स आ गए, स्किन पे स्कार आ गया, मतलब दाग धब्बे टाइप के हो गए। तो ऐसी बच्चों पता है माइनिंग जब होती है और माइनिंग हो जाती है, काम खत्म हो गया, उसके बाद ऐसी छोड़ दी, अगर उसको हम ऐसी छोड़ दें तो आप देखो जैसे मान लो यहाँ माइनिंग करी आपने, यहाँ ये देखिए माइनिंग कर दी आपने, गड्ढा कर दिया, उसके बाद ऐसी छोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता ज़मीन पर भी एक स्कार जैसा छूट गया है ना, दाग धब्बे जैसा? तो वो कह रहा है बेटा, है ना। तो ये सब तो हमें अपनी रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, आपके में देखो और दे रखा, जैसे माइनिंग का आपको बता दिया कि लैंड पर डीप स्कार छोड़ देता है, और माइनिंग करने के लिए कई बार बेटा फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। तो अगर फॉरेस्ट क्लियर करे जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ हमें चीज़ बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी है। दूसरा देखो, एक ना मिनरल प्रोसेसिंग होता है बच्चों। क्या होता है मिनरल प्रोसेसिंग? जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। मान लो बच्चों ये इंडस्ट्री है, मान लो क्या है इंडस्ट्री, यहाँ पर लाइमस्टोन को ग्राइंड करा जा रहा है। लाइमस्टोन को क्या करा जा रहा है? ग्राइंड, ताकि सीमेंट बनाया जा सके। बट बेटा जब लाइमस्टोन को ग्राइंड करोगे तो कुछ उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो उड़ के साइड वाली ज़मीन पे भी गिरेंगी। मान लो साइड पे एग्रीकल्चर फार्म है, मान लो साइड पे क्या एग्रीकल्चर फार्म, तो इस ज़मीन पे जब ये उड़ के डस्ट गिरेगी, किसकी? लाइमस्टोन पाउडर की। लाइमस्टोन पाउडर की जब डस्ट गिरेगी बच्चों, मान लो ये एग्रीकल्चर फार्म है ये वाला, इस पे जब डस्ट इकट्ठा हो गई बच्चों, तो धीरे धीरे जब डस्ट ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो सॉइल के ऊपर एक लेयर बना देगी। और बेटा वो सॉइल के ऊपर जो लेयर बना देगी वो ऐसी लेयर होगी जैसे कि वो नहीं होती बच्चा
आप ऐसे समझो कि कुछ कुछ वाटर प्रूफ टाइप की होगी, तो क्या होगा, उस लेयर की वजह से मिट्टी के अंदर पानी नहीं जा पाएगा, और मिट्टी के अंदर पानी नहीं गया तो बच्चों प्लांट्स की जड़ों तक पानी नहीं जाएगा, तो वो जो बराबर वाली लैंड है आसपास की, वो क्या हो जाएगी बच्चों, खराब हो जाएगी, उस पर एग्रीकल्चर आसानी से नहीं हो पाएगा। ऐसी बच्चों इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं, कई बार वो क्या होता है, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो वाटर पॉल्यूशन। अगर मान लीजिए वो डिस्चार्ज कर दिए खेत में, तो खेत की सॉइल की फर्टिलिटी डाउन, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो बच्चों हमें अपनी लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होने देना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं बच्चों टॉपिक पे, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स, देखो बच्चों सॉइल कैसे बनती है बेटा, देखो सॉइल कैसे बनती है, देखो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा बच्चों डायग्राम ज़्यादा फोटो अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज मी फॉर दैट। देखिए सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपको पता है सॉइल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सॉइल पे क्या होती है बच्चों, प्लांट ग्रोथ। ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, सॉइल पे। सॉइल है ना, आपको पता है फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ ऑफ सॉइल टेक्स मिलियन ईयर्स टू ग्रो, मतलब कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बनने में आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लाखों साल। सॉइल बनती कैसे बच्चों, देखो मान लो ये पत्थर है, ये क्या है पत्थर, ये पत्थर है, ये टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मान लेते हैं अब ये इतने इतने पार्टिकल्स में टूट गया, फिर उसके बाद ये फर्दर टूटेगा, फिर और छोटे पार्टिकल्स में, फिर फर्दर टूटेगा, फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के क्या बन जाएगा बच्चों, सॉइल। तो सॉइल कैसे बनती है, ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स देन इनटू फाइन पार्टिकल्स नोन एज सॉइल। तो बट ये जो प्रोसेस है बच्चों रॉक से सॉइल बनने का, ये एक दिन दो दिन एक साल में नहीं होता, इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। इसलिए सॉइल भी ऐसी रिसोर्स है जिसको हमें कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉइल खराब हो गई तो खराब तो बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसे वापस बनने में लाखों साल लगेंगे। और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉइल के बिना प्लांट नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, और फॉरेस्ट के बिना ना हम होंगे, ना पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगी। आप समझ रहे हो, तो सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। फिर आपकी बुक में बच्चों दिया हुआ है, देखो ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है बेटा प्रीवियस ईयर में, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखो बच्चों पहला जो है आपका पॉइंट वो है ये रिलीफ पेरेंट रॉक। देखो रिलीफ मतलब क्या हो बच्चों, देखो मैंने आपको बोला रॉक से टूट टूट के ब्रेक होकर सॉइल बनेगी। अब रिलीफ मतलब होता है बच्चों, क्या वो ज़मीन प्लांट है, वो सॉरी क्या वो ज़मीन माउंटेन है, क्या वो ज़मीन प्लेन है, क्या वो ज़मीन प्लेट्यू है। तो जिस टाइप की वो ज़मीन होगी वैसे वहाँ पत्थर होंगे, और जैसे पत्थर होंगे वैसी मिट्टी होगी। तो देखो आगे लिखा है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब बच्चों मिट्टी जिस रॉक से बनी उसे क्या बोलोगे, पेरेंट रॉक। तो देखो आप देख रहे हो ना, एक्सप्लेन क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जैसा बेटा रिलीफ होगा वैसे पेरेंट रॉक होंगे, और जैसे पेरेंट रॉक होंगे वैसे ही क्या होगी बेटा, सॉइल। तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर बोल रहा है बेटा वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर। क्या बोल रहा है, वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर। देखो सॉइल के बनने में नेचर की फोर्सेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसे कि टेम्परेचर। अब आप पूछोगे सर ये टेम्परेचर से सॉइल बनने का क्या मतलब है, तो देखो मैं बताता हूँ बच्चों। देखो मान लो ये बेटा पत्थर है, ये क्या है, पत्थर। अब देखो क्या होता है, दिन में होती है गर्मी और रात में क्या हो जाता है, टेम्परेचर डाउन। तो देखो दिन में जब गर्मी होगी तो हल्का सा रॉक क्या होगा बच्चों, एक्सपेंड। हल्का सा रॉक क्या होगा, एक्सपेंड मतलब ऐसे फूलना। और रात में जब ठंड हो जाएगी तो रॉक क्या होने लगेगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो डेली एक्सपेंड भी हो रहा है और फिर रात को क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। डेली एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा होता रहेगा। तो आपको नहीं लगता पत्थर के अंदर की, पत्थर अंदर से थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ब्रेक होना चालू हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आने चालू हो जाएंगे। तो ये किस वजह से हो रहा था बच्चा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा था डे एंड नाइट में, जिस वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, जिस वजह से रॉक्स में क्या आ रहे थे, क्रैक्स, और रॉक्स में क्रैक आए तो रॉक टूटेगा, और टूटेगा तो फिर आगे चल के क्या बनाएगा, सॉइल। तो आप देख रहे हो ना टेम्परेचर पे भी कैसे डिपेंड है सॉइल बनना टेम्परेचर पे भी कैसे डिपेंड है।
राइट। अब देखो आपके में दिया हुआ है विंड, तो बेटा कभी कभी क्या होता है, देखो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जब विंड उन पे टकराती है तो क्या होता है, देखो ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से विंड वो कर देगी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट होगा, विंड इरोजन भी होता है, तो हल्का हल्का सा इस पे क्या होगा, वेदरिंग होगी, रॉक क्या होगा, वियरिंग होगी, रॉक की क्या होगी, वियरिंग, और वियरिंग होके वो हल्का हल्का टूटना चालू हो जाएगा। बट अगेन विंड से क्या होता है बच्चों, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और बहुत टाइम लेगा, ठीक है, बट इट इज अ फैक्टर। तो बेटा पहला फैक्टर क्या था, रिलीफ या फिर पेरेंट रिलीफ एंड पेरेंट रॉक। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, फोर्सेस ऑफ नेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर तो नेचर ही मेंटेन कर रहा है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं, है ना, तो टेम्परेचर भी तो फोर्सेस ऑफ नेचर हुआ। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर आए, अगर देखो कोई पत्थर है, ठीक है, कोई पत्थर है और उस पर लगातार वाटर टकराए जा रहा, देखो ये पत्थर है, यहाँ से पानी बह के आ रहा है और लगातार हजारों सालों तक इस पे पानी बहे जा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, आपको नहीं लगता है आगे रॉक के पार्टिकल्स टूटने लगेंगे, रॉक वियर होने लगेगा, तो और रॉक टूटेगा, तो मैंने जैसे आपको बताया फिर वो स्मॉलर पार्टिकल में होगा, फिर स्मॉलर पार्टिकल फिर टूटेंगे और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉइल बन जाएगी। तीसरा फैक्टर दिया हुआ है बच्चों, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दी सॉइल और इंपॉर्टेंट। तो हमने 3 फैक्टर बच्चा कौन कौन से पढ़े जिन पे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड है, देखो बच्चों मैं दिखा देता हूं आपको। पहला क्या था बच्चों, रिलीफ एंड पेरेंट और बेडरॉक। दूसरा क्या है बच्चों, क्लाइमेट। दूसरा क्या हो गया, क्लाइमेट, जैसे कि फोर्सेस ऑफ नेचर में क्लाइमेट आ जाएगा, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। फोर्सेस ऑफ नेचर में और क्या आएगा, पहला क्या था बच्चों, पहला क्या था, मैं आपको यहां बताता हूं, रुको बेटा। पहला फैक्टर क्या था, रिलीफ एंड पेरेंट रॉक। दूसरा फैक्टर क्या था बच्चों, दूसरा फैक्टर था वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, और तीसरा था बच्चों केमिकल रिएक्शंस। देखो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी सॉइल बनती है, ठीक है, पत्थर ब्रेक डाउन होते हैं और फिर धीरे धीरे सॉइल बनती है। तो अभी तक आपने सीखा सॉइल कैसे बनती है, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्या करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने टोटल पढ़ने हैं बच्चा 6 टाइप ऑफ सॉइल। कितने टाइप ऑफ सॉइल पढ़नी है हमें टोटल, 6 टाइप ऑफ सॉइल बेटा। कितने टाइप ऑफ सॉइल पढ़नी है, 6 टाइप ऑफ सॉइल। अब देखो 6 टाइप ऑफ सॉइल अगर हम पढ़ेंगे तो देख लेते हैं कौन कौन सी 6 हैं बेटा। देखो पहली है एलुवियल सॉइल, पहली कौन सी है, एलुवियल सॉइल। दूसरी कौन सी है, ब्लैक सॉइल। तीसरी रेड एंड येलो। चौथी बच्चा लेटराइट सॉइल। पांचवी एरिड सॉइल। छठी फॉरेस्ट सॉइल। तो ये वाला डायग्राम मैंने बना दिया बेटा। देखो ये वाला इस टाइप का जो हेक्सागन होता है, इसकी 6 साइड होती है, तो मैंने हर एक कोने पे एक सॉइल का नाम लिख दिया। आप भी ऐसे डायग्राम एग्जाम में बनाओगे तो यू विल जस्ट रॉक इट, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अगर आता है आपके, मान लीजिए, तो अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो बेहतर प्रेजेंटेशन होगी ना आपके आंसर की। तो देखिए पहली सॉइल आपके दे रखी है एलुवियल सॉइल। अब हम एलुवियल सॉइल को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहले एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं। विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल एंड इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। वो पूछ रहा है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल है जो वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज़्यादा एरिया में आती है। सर एलुवियल सॉइल, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल कौन सी है बच्चों, एलुवियल सॉइल। तो इसका मतलब एलुवियल सॉइल के बारे में पूछ रहे हैं। फिर वो पूछ रहे हैं स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। भाई अब कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं एलुवियल सॉइल की, तो देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक एलुवियल सॉइल की ये है कि एलुवियल सॉइल बनती कैसे है। तो देखो जो रिवर होती है बेटा, वो पहाड़ों से अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स। क्या लाती है बच्चों, सेडिमेंट्स। वो जो सेडिमेंट्स लाके जब डिपॉजिट कर देती है तो उस मिट्टी से जो उन सेडिमेंट से जो सॉइल बनती है उसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल। उसे क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। जैसे कि इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर हैं, अपने साथ क्या ला रहे होंगे, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। और जब ये सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट कर देंगे तो यहाँ प्लेन्स में, तो ये कौन सी सॉइल बना देंगे, एलुवियल सॉइल, ठीक है बेटा। और आपको बता दूं ये ना मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है इंडिया की, तो ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। आप ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना बेटा। सेकंड क्या है, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो देखो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं एक बार इस डायग्राम से। देखिए एलुवियल सॉइल के बारे में
ये देखिए बेसिक पॉइंट एलुवियल सॉइल के बारे में क्या है, इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्यों, क्योंकि इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, अगर फर्टाइल है तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा। नेक्स्ट है आपका मिलती कहाँ पर है, तो बेटा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में। देखिए ये डायग्राम में देखते हैं, मैप में देखते हैं बच्चों, देखो ये मैप देखो आप, ये देखो ये एल्यूवियल सॉइल ये वाली है बच्चों, ये वाली, ये देखो ये वाली, तो देखो ये पूरा नदर्न प्लेन ही तो है बच्चों, ये पूरा नदर्न प्लेन ही तो है, एंटायर नदर्न प्लेन में क्या है, एल्यूवियल सॉइल। साथ में देखो ये थोड़ा सा कॉरिडोर जा रहा है ये राजस्थान गुजरात की तरफ, ये भी एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। फिर देखो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये भी क्या है, एल्यूवियल सॉइल। देखो ये एल्यूवियल सॉइल है नहीं है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, तो सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी सॉइल स्प्रेड है, सबसे ज्यादा एरिया में एल्यूवियल सॉइल, एंड इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है। बनती कैसे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रिवर है तीनों, अपने अपने सेडिमेंट्स लाती हैं, उनसे ये बनती है, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको एक बता रहा था ना कैरेक्टरिस्टिक में, ये भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखो एल्यूवियल सॉइल को अगर साइज ऑफ ग्रेन्स, एल्यूवियल सॉइल के जो ग्रेन्स के पार्टिकल हैं उसके साइज के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करते हैं ना, तो क्ले होता है, सैंड होता है, सिल्ट, ये देखो साइज के हिसाब से है। एल्यूवियल सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन के, उसके हिसाब से करें तो क्ले, सैंड और सिल्ट होता है, और जो एल्यूवियल सॉइल होती है ना उसमें तीनों लगभग मिक्स ही होते हैं, तीनों मिक्स होते हैं पर अलग अलग प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं रैंडम हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लेते हैं ये 40% है, ये 20% है, और ये 20%, टोटल हो गया 100। टोटल कितना हो गया बच्चों, अभी नहीं हुआ बेटा 20%। ये मान लेते हैं 40% क्ले है, 40% सिल्ट है और 20% सैंड। तो ये ना मिक्सचर में रहती है सॉइल, जिसमें सैंड भी होता है, थोड़ा सा सिल्ट भी होता है, क्ले भी हो सकता है। हाँ प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, किसी मिट्टी में सैंड ज़्यादा हो सकता है, किसी मिट्टी में क्ले ज़्यादा हो सकती है। तो साइज़ के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे हम एल्यूवियल सॉइल को, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम एल्यूवियल सॉइल को एज के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। ये देखो आपकी बुक में दी हुई है, देखो देखो इधर की, एक खादर एक बांगर, दिस इज बेस्ड ऑन एज, दिस इज बेस्ड ऑन एज। मैं आपको समझाता हूं, 2 सेकंड दीजिए मुझे। देखिए 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 ये एक रिवर वैली है, ये क्या है बच्चों, रिवर वैली। और आप मान के चलिए कि पानी ना इस आपकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब पेज से बाहर को निकल रहा है, मतलब आपकी तरफ मान लीजिए पानी आ रहा है, 3D में सोचना है आपको, 3D में, ठीक है। पानी किधर आ रहा है, आउटवर्ड ऑन फ्रॉम योर स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली मान लेते हैं वाटर लेवल यहाँ रहता है रिवर का, नॉर्मल ए, ठीक है। अब मान लीजिए बारिश आई, अब क्या आई बच्चों, बारिश, तो वाटर लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। वाटर लेवल कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, ऊपर। तो वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाएगा जब बारिश आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये हो गया आपका, मान लेते हैं लेट्स से वाटर लेवल हो गया बी। फिर बारिश जाएगी, फिर से वाटर लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, ए। फिर से बारिश आएगी, फिर वाटर लेवल हो जाएगा बी। तो आप देख रहे हो हर साल जब बारिश आती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, हर साल जब बारिश आती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है। और देखो बच्चों जो ये वाटर लेवल बढ़ा है ना, देखो ये वाला एरिया देखो बच्चों, इस वाले एरिया पे गौर करो, देखो ये वाला, यहां पर हर साल फ्लड आ रहा है, यहाँ पर हर साल क्या आ रहा है, फ्लड। आप देख रहे हो हर साल जब भी फ्लड आता है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। तो पानी अपने साथ पहाड़ों से क्या लाएगा बेटा, मिनरल्स। क्या लाएगा, मिनरल्स। तो यहाँ पर ना मिनरल्स इकट्ठा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, इकट्ठा, मिनरल्स। भाई जब देखो बारिश आती है, फ्लड आता है, तभी वाटर लेवल यहाँ तक यहाँ पर होता है बी पे, अदरवाइज वाटर लेवल ए पे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नए हर साल नए मिनरल्स आते हैं, और ये जो नए मिनरल्स आते हैं इसी वाले रीजन को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं बच्चों, खादर। देखो ये वाला रीजन क्या हो गया बच्चा, ये हो गया खादर, और ये भी साइड भी हो गई खादर। यहाँ पर हर साल नए मिनरल्स आते हैं। ये एल्यूवियल सॉइल को, जैसे मैंने आपको बोला, एल्यूवियल सॉइल को हम एज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई, एक खादर एक बांगर। तो ये वाली सॉइल कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल का टाइप, ये खादर वाली एल्यूवियल सॉइल है, और ये भी खादर वाली एल्यूवियल सॉइल है। दोनों में हर साल नए मिनरल्स आते हैं, क्योंकि हर साल फ्लड आता है, हर साल पहाड़ों से मिनरल्स आते हैं। तो देखो खादर सॉइल नई होगी क्योंकि हर साल नई मिनरल्स आते हैं, प्लस इट विल बी मोर फर्टाइल क्योंकि हर साल नए मिनरल्स आएंगे पहाड़ों से, तो ये क्या होगी, मोर फर्टाइल। अब देखो इस मिट्टी के बच्चा दोनों, इस देखो इस एरिया के यहाँ पर इस तरफ ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, दोनों तरफ, इसे बोलते हैं हम बांगर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। ये भी बांगर है और ये भी बांगर है, ठीक है। ये क्या था, खादर, और ये क्या था, खादर, और खादर के दोनों तरफ बांगर बांगर। अब देखो जब खादर नहीं है तो ऑटोमेटिकली बांगर क्या हो गई बेटा, ओल्ड।
बट ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि खादर में हर साल नए मिनरल्स आ रहे थे तो खादर वॉज मोर फर्टाइल देन बांगर, तो देखो बांगर क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल देन खादर। क्लियर हो गया बच्चों? क्यों? क्योंकि हर साल बांगर में हर साल नए मिनरल्स नहीं आते, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, बांगर की एक और खासियत है बच्चों, बांगर में ना कंकड़ मिलते हैं। कंकड़ आप समझ रहे हो? अगर इस एरिया में आप खुदाई करोगे, इस एरिया में खुदाई करोगे तो आपको छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे कैलकीरियस डिपॉजिट्स के, ठीक है। तो वो बांगर में मिलते हैं, खादर में नहीं। हमने क्या सीखा? एल्यूवियल सॉइल को अगर साइज के हिसाब से डिवाइड करना हुआ तो सैंड सिल्ट क्ले में कर सकते हो, एज के हिसाब से करना हुआ तो खादर और बांगर में कर सकते हो। खादर नई सॉइल होगी, बांगर पुरानी सॉइल। अब अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं याद करने की। बांगर ओल्ड है बेटा, बांगर बी से चालू होता है, तो बांगर बी से है तो बूढ़ा, बांगर बी से है तो बूढ़ा। ये ट्रिक है बेटा, एग्जाम में नहीं लिखना ठीक है, इट्स जस्ट अ ट्रिक। बांगर बी से चालू है तो बांगर बूढ़ा, मतलब ओल्ड। ओल्ड आपकी ओल्ड क्या हो गई? ओल्ड सॉइल। और खादर क्या होगी बच्चा? न्यू सॉइल, ठीक है। ठीक है, अब बेटा मिलती कहाँ है वो मैं आपको बता दिया। एंटायर नदर्न प्लेन्स पे मिलती है, देखो बताया आपको। एंटायर नदर्न प्लेन्स, देखो ये रहा नदर्न प्लेन्स पे पूरे पे, और ये एक कॉरिडोर है छोटा सा जो राजस्थान गुजरात से होते हुए जा रहा है। और देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे हमें क्या मिल जाती है बच्चों? क्या मिल जाती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। तो यहाँ से एल्यूवियल सॉइल हो गया आपका। अब हमने एल्यूवियल सॉइल को पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल मिट्टी, आपको बता दें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ फर्टाइल मिट्टी है और गंगा जी और ब्रह्मपुत्र इंदस रिवर हैं, तो पानी है, अच्छी मिट्टी है, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा, और एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो पुराने ज़माने से यहाँ पर पॉपुलेशन क्या रही है बच्चों? डेंस। यहाँ पर पॉपुलेशन क्या रही है? डेंस। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर कहाँ सेटल होते थे? जहाँ पर मिट्टी हो अच्छी, फर्टाइल और पानी हो। तो देखो पुराने ज़माने से नदर्न प्लेन्स में आप देखो, जहाँ जहाँ नदर्न प्लेन्स में आप देखो काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है ना? ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चा, ब्लैक सॉइल। बेटा ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। देखो एक क्वेश्चन आ रखा आपका प्रीवियस ईयर में, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल मिलती कहाँ है पहले ये देख लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ब्लैक सॉइल मिलती कहाँ है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो बेटा ब्लैक सॉइल ये वाली है, ये वाली, ये दिस इज ब्लैक सॉइल, दिस इज ब्लैक सॉइल। तो देखो बेटा कहाँ मिल रही है? गुजरात में मिल रही है। गुजरात का ये सौराष्ट्र वाला रीजन हो गया, ठीक है, गुजरात में मिल रही है। दूसरा देखो बेटा महाराष्ट्र में मिल रही है, मध्य प्रदेश में मिल रही है। तो इस रीजन में हमें मिलती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। आपको ट्रिक बता देता हूँ, कॉटन सफ़ेद होती है, सफ़ेद कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए। ये आपकी हो गई ट्रिक, ठीक है। तो मिलती कहाँ पर है? आपने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया ब्लैक सॉइल का। अब ब्लैक सॉइल की क्वालिटीज़ देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। पहला मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लैक सॉइल पे सफ़ेद चीज़ उगती है जैसे कि कॉटन, ठीक है। ये हो गया इसका पहला वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को बच्चों रेगुर सॉइल भी कहते हैं। देखो बोर्ड में एक बार ऐसे भी करके पूछा हुआ था क्वेश्चन, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे करके पूछा हुआ था, विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल, मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले आपको ही पता होना चाहिए रेगुर सॉइल ही ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम रेगुर सॉइल है, तभी तो आप ब्लैक सॉइल के बारे में लिखोगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। और देखिए ब्लैक सॉइल पे क्या होती है? सफ़ेद चीज़ बच्चों, कॉटन। मिलती कहाँ पर है? जैसे कि मैंने बोला आपको, डेक्कन ट्रैप एरिया, जो डेक्कन प्लेट्यू का डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है ना बेटा, डेक्कन प्लेट्यू का डेक्कन ट्रैप वाला एरिया। देखो ये रहा, देखो ये रहा, ये जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है, ये अपना क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। इसका ये वाला रीजन क्या है? डेक्कन ट्रैप। ये वाला रीजन क्या है? डेक्कन ट्रैप, है ना। तो यहां पर हमें मिलता है, ठीक है बेटा, ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। देखो कौन कौन से स्टेट्स आ गए, मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र मतलब गुजरात का हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आप एक्सेट्रा लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक भी तो करने हैं ना, वो भी तो एग्जाम में पूछा है। तो बेटा पहली मैंने क्या बताई थी आपको, देखो ब्लैक सॉइल जो होती है बेटा एक्सट्रीमली फाइन होती है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फाइन मतलब अब अभी हमने पढ़ा था जस्ट, सॉइल को अगर हम साइज के हिसाब से करें, अभी जस्ट पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, सैंड, सिल्ट और क्ले। सॉइल में क्या होता है? सैंड, सिल्ट और क्ले।
सॉइल के पार्टिकल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया था। फिर मैंने कहा था ये अलूवियल सॉइल में एक प्रोपोर्शन में रहते हैं, तो इसे अलूवियल सॉइल में एक प्रॉपर मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं अलूवियल सॉइल में। अभी हम आते हैं क्ले वाले पे। क्ले कौन सा होता है बेटा? सबसे छोटा। क्ले कौन सा होता है? सबसे छोटा। ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये उससे भी बड़ा, ये सबसे छोटा क्ले। तो फाइन पार्टिकल्स कौन से होंगे बेटा? क्ले। तो ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स नोन एज क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज मेड अप ऑफ क्ले मटेरियल। अच्छा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इट इज वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मतलब ब्लैक सॉइल में अगर मॉइस्चर जाएगा तो काफ़ी देर तक रिटेन करती है उसे ब्लैक सॉइल, ठीक है, काफ़ी देर तक। तो ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखते हैं। ब्लैक सॉइल की एक खासियत होती है, आपको पता है क्या? ब्लैक सॉइल ना जैसे ही हॉट वेदर आता है ना, इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं बेटा? डीप क्रैक्स। और जैसे ही गीला होता है ये स्टिकी बन जाती है। गीली होते ही क्या बन जाती है? स्टिकी। व्हेन वेट इट बिकम स्टिकी। और जैसे ही हॉट वेदर आता है डीप क्रैक्स आ जाते हैं। देखो ऊपर आपका फोटो भी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, देखिए ये देखिए ब्लैक सॉइल में देखिए क्रैक्स आ गए। हॉट वेदर में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स। और जैसे ही वेट होएगी स्टिकी बन जाती है। दूसरा फीचर क्या था बच्चों? ये क्लेई मटेरियल से बनी होती है। तीसरा फीचर आप ये लिख सकते हो, ये क्या होता है? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ये भी आप एक फीचर लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मैंने आपको बोला था ना खादर वर्सेस बांगर, तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन खादर एंड बांगर। मैंने आपको बताया था ना, खादर क्या होती है? नई मिट्टी। बांगर क्या होती है? पुरानी मिट्टी, ठीक है। खादर मोर फर्टाइल होती है, बांगर लेस फर्टाइल, बताया था ना आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट सॉइल पे अपनी। नेक्स्ट सॉइल कौन सी थी बच्चों? जल्दी बताओ। रेड एंड येलो। कौन सी थी बच्चा? रेड एंड येलो। अब देखो पहला मिलती कहाँ पर है? देखो ये कहाँ मिलती है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अभी हमने देखा था डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अभी हमने देखा था डेक्कन प्लेट्यू। देखो ये रहा, देखो बच्चा, ये डेक्कन प्लेट्यू। ये क्या है बच्चों? ये पूरा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। ये पूरा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न पार्ट ये रहा और सदर्न पार्ट ये रहा। यहाँ पर कौन सी मिलती है हमें? रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है बेटा। और भी जगह मिलती है, जैसे कि यहाँ पर। अभी हम मेनली इन दो जगहों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल दो जगहों पे मिलती है। ये तो हो गया आपका। फिर नेक्स्ट होता है रेड एंड येलो सॉइल बनती किससे है, ठीक है। बनती किससे है? तो देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था एलुवियल सॉइल तो सेडिमेंट से बनती है जो रिवर लाती है। लेकिन ब्लैक सॉइल रेड एंड येलो सॉइल पता है किससे बनती है बेटा? इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, रॉक टूट टूट के क्या बन जाते हैं? मिट्टी। तो रेड एंड येलो सॉइल इग्नियस रॉक से बनती है। अच्छा, स्टेट्स कौन से आ गए बच्चा? उड़ीसा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ये स्टेट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है कि रेड सॉइल रेड क्यों होती है बच्चों? सिंपल सी बात है, रेड सॉइल इसलिए होती है क्योंकि उसमें आयरन होता है। रेड सॉइल रेड होती है क्योंकि उसमें आयरन होता है। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, अच्छा अगर रेड सॉइल और येलो सॉइल अलग है या सर सेम है? क्योंकि सर दी तो सेम हेडिंग है। तो बेटा ऐसा है, जब रेड सॉइल में को हाइड्रेट कर दें हम, रेड सॉइल को क्या कर दें? हाइड्रेट, मतलब उसमें वाटर मिक्स हो जाए, तो वो क्या बन जाती है? हल्की सी येलोइश। क्या हो जाती है? हल्की सी येलोइश। जब हाइड्रेट, रेड सॉइल व्हेन हाइड्रेटेड बिकम्स येलो, इट लुक्स अ बिट येलो। इसको याद करने की ट्रिक बताऊं मैं आपको। आपको पता है मसूर की दाल, मैं आपको दिखाता हूं। आपको पता है धुली मसूर की दाल कौन सी होती है? जो हल्की सी रेडिश कलर की होती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये वाली, ठीक है, बिल्कुल वही है। देखो इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हो। देखो ये धुली मसूर दाल है, हल्की सी रेडिश कलर की है। और इस दाल को जब आप बनाते हो तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाती है? येलो। मतलब दाल में आप पानी डालते हो और फिर उसे पकाते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? येलो। ऐसे ही इसी को एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो। मिट्टी लाल है, उसमें पानी मिलाया तो येलो हो जाती है, जैसे कि मसूर दाल में पानी मिला के गर्म पकाने से वो येलो हो जाती है। तो ये इट्स जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। तो रेड सॉइल व्हेन हाइड्रेटेड बिकम्स येलो, जस्ट लाइक मसूर की दाल। बट ये मसूर की दाल वाला एग्जांपल बेटा एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल आते हैं बच्चों, लेटराइट सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट सॉइल है। देखो लेटराइट सॉइल एक लैटिन वर्ड है, लेटर से बनी हुई है। किससे? लेटर से, विच मीन्स ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है बच्चों? ईट, ठीक है। लेटराइट सॉइल बेटा बनती किससे? ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। मतलब ऐसी जगह पे बनती है जहां पर ऑल्टरनेट, मतलब पहले वेट सीजन आए,
वेट वेट आज सीजन हो गया वहाँ पर, फिर वहाँ पर ड्राई सीजन का स्पेल आ जाए, फिर वहाँ पर फिर से वेट सीजन का स्पेल आ जाए, तो ऐसे ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होगा, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी बनती है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, लेटराइट सॉइल बच्चों बनती किससे है? लीचिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लीचिंग। देखो ट्रिक देखो, एल से लेटराइट, एल से लीचिंग, एल से लेटराइट, एल से लीचिंग। लेटराइट सॉइल किससे बनती है बच्चों? लीचिंग से। लीचिंग क्या होती है बच्चों? देखो मेरी बात सुनो, लीचिंग क्या है? मान लो ये मिट्टी है, ये क्या है बच्चों? मिट्टी मान लेते हैं, दिस इज मिट्टी, दिस इज सॉइल, ब्राउन कलर की बना लेते हैं बच्चों। देखो जब मान लो ये सॉइल है, ये क्या बच्चों? सॉइल, सॉइल, दिस इज ऑल सॉइल, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो हैवी रेनफॉल होती है या फिर बहुत तेज़ पानी आता है, हैवी रेनफॉल या फिर बहुत तेज़ पानी, तो देखो पानी क्या करेगा? आएगा, पानी मिल जाएगा इस मिट्टी के साथ। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो पानी मिट्टी के साथ मिल गया, अब या तो पानी आगे चला जाएगा फ्लो के स्लोप की तरफ, या फिर पानी बच्चों नीचे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा ग्राउंड में। तो जब बेटा पानी जो आया वो मिट्टी में घुला, तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स थे वो पानी में घुल गए, और पानी चला गया या तो आगे, अगर आगे जाता है तो भी मिट्टी के मिनरल्स को खींच के आगे ले जा लेगा, और अगर पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा तो भी बेटा वो मिनरल्स को नीचे ले जा लेगा। ऊपर वाली मिट्टी से मिनरल्स क्या हो जाएंगे? लीच्ड अवे। अगर आगे जाता है तो भी मिनरल्स, पानी अपने साथ मिनरल्स आगे ले जाएगा, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? लीच्ड अवे। मिट्टी लीच्ड अवे हो जाएगी, इसलिए ऐसी टाइप की जो लीचिंग प्रोसेस से सॉइल बनती है उसे बोलते हैं लेटराइट सॉइल। एल से लेटराइट, एल से लीचिंग, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। कहाँ मिलती है बेटा? वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टर्न घाट्स में, देखिए देखिए ये रही लेटराइट सॉइल, देखिए ये रही वेस्टर्न घाट्स में की तरफ, इधर ये रही, इधर ही दिख गया आपको बच्चों लेटराइट सॉइल। अच्छा लेटराइट सॉइल बेटा इस पे कौन सी फसल उगा सकते हैं हम? मतलब कौन सी, आई मीन क्या उगता है? तो बेटा इट इज गुड फॉर टी एंड कॉफी, इट इज गुड फॉर टी एंड कॉफी, ठीक है। लेटराइट सॉइल हमें वेस्टर्न घाट्स की तरफ भी मिलती है, थोड़े से नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलती है ना। तो आप लिख सकते हो वेस्टर्न घाट्स कॉमा नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओडिशा एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था, लेटराइट सॉइल पे क्या होता है बेटा? टी होता है, कॉफ़ी होता है, और कैशूनट। कैशूनट मतलब बच्चों काजू। तो देखो लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाली जगह पे वेस्टर्न घाट्स पे, देखो ये रहा। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? कर्नाटक, केरला, और देखो ये रही लेटराइट सॉइल, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु हो गया। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, थोड़ा सा कौन सा हो गया आपका? नॉर्थ ईस्ट हो गया। देखो ये रहा, नॉर्थ ईस्ट में भी लेटराइट सॉइल है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल पे क्या होता है बच्चों? आपको पता ही होगा, कॉफ़ी यहाँ होती है कर्नाटक वाली साइड में, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में कॉफ़ी होती है, आपको पता ही होगा। कॉफ़ी लेटराइट सॉइल पे ही होती है, और टी भी यहाँ होती है, और दूसरी टी असम में होती है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल पे क्या होता है बच्चों? टी, कॉफ़ी और काजू, मतलब कैश्यू नट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये हमारी लेटराइट सॉइल बच्चों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ब्लैक सॉइल से भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एरिड सॉइल। देखो बच्चों एरिड मतलब होता है सूखा, एरिड मतलब सूखा। तो एरिड सॉइल कौन सी होगी बेटा? जो सूखी जगह में होगी। आपने गैस कर ही लिया है जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, देखो आपने गैस कर ही लिया होगा। सूखी जगह कौन सी है बेटा? ये वाला एरिड सॉइल। कहाँ है सूखी जगह? ये रहा, देखो ये वाली डेजर्ट वाली एरिया में, इधर इधर बच्चों था डेजर्ट, है ना। तो इधर कौन सी होगी? एरिड सॉइल। एरिड मतलब होता है बच्चों ड्राई। तो ड्राई सॉइल कहाँ होगी? जहाँ ड्राई रीजन होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अब इसका फीचर देख लेते हैं। एरिड सॉइल टेक्सचर में कैसी होती है बेटा? सैंडी। सैंडी मतलब रेत जैसी। भाई डेजर्ट में सैंडी तो होता है, सैंड होता है ना डेजर्ट में। तो एरिड सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है बच्चों? सैंडी, रेतीला, सैंडी, ठीक है। लेकिन इसका नेचर क्या होता है बच्चों? सेलाइन। सेलाइन मतलब हल्की सी नमकीन होती है ये मिट्टी, हल्की सी क्या होती है? नमकीन। और सर किसी किसी एरिया, इन सम एरियाज दिस सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। किसी किसी एरिया में तो सॉल्ट कंटेंट इतना होता है कि कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग द वाटर। फॉर एग्जांपल बेटा सांबर लेक इन राजस्थान, सांबर लेक है राजस्थान में, वहाँ पर वाटर इवेपोरेट करके सॉल्ट को बाकायदा ऑब्टेन किया जाता है। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो एरिड सॉइल में कहीं कहीं पर इतनी ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है कि आप उस वहाँ पर वाटर, अगर आप वहाँ का वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, जैसे कि सांबर लेक का वाटर इवेपोरेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। देखो बेटा ये है सांबर लेक, ठीक है बेटा। ये क्या है बच्चा? सांबर लेक, देख रहे हो बेटा? देखो ये सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा, नहीं हो रहा सांबर लेक में? तो ये राजस्थान में बेटा, ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है। अच्छा, तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये एरिड है, सूखी है, तो यहाँ पर तो इरिगेशन हो ही नहीं सकती। सर इरिगेशन, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, तो ये मिट्टी भी कल्टीवेबल बन सकती है, ये मिट्टी भी कल्टीवेबल बन सकती है, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में किया हुआ है। प्रॉपर इरिगेशन के साथ यहाँ पर भी थोड़ी बहुत खेती हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट सॉइल बेटा, लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बेटा कौन सी होती है? जो पहाड़ों पे मिलती है हमें, और जहाँ पर सफिशिएंट रेन होगी, जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होंगे। फॉरेस्ट सॉइल कौन सी होगी? जो हिली और माउंटेनियस रीजन पे हमें मिलेगी, और वहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट होंगे। देखो अब सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी आप बताओ मुझे? जहाँ माउंटेन्स होंगे। माउंटेन किन किन स्टेट में? देखो जम्मू कश्मीर। माउंटेन किन किन स्टेट में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कौन कौन से हैं बेटा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। है नहीं है? जहाँ जहाँ पर माउंटेन है, हिमालयन, तो यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलेगी बेटा? फॉरेस्ट सॉइल। यहाँ पर माउंटेन हिली रीजन भी है, प्लस यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी है, तो इसलिए ये वाली कौन सी हो गई बेटा? फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है। हमने अब 6 की 6 सॉइल पढ़ ली हैं, ये आप इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आप कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया एलुवियल सॉइल इज़ इंपॉर्टेंट, लेटराइट इज़ इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल इज़ इंपॉर्टेंट। वैसे तो 6 की 6 में से कोई सा भी आ सकता है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ से आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सॉइल कंजर्वेशन, इरोजन एंड कंजर्वेशन। बेटा इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। बच्चों अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।